उष्मागति क्या होता है? उष्मागति की क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स में पहले जो टर्म्स आता है कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है, ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस। तो हर प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब और ये जो प्रोसेस होता है ये वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो प्रोसेस क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। और इस टाइप के जो प्रोसेस होता है जनरली जो मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है और उसके अंदर कोई गैस है, तो इसके जो वाल्व होते हैं ये कंडक्टर। वाल्व किस प्रकार का होगा? कंडक्टर। अगर हम धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगा वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। तो सराउंडिंग में जब भी एक्स्ट्रा हीट चला जाएगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। या इसको ग्रेजुअली इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगर हीट चाहिए तो हीट बाहर से ले लेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है या समतापी प्रक्रम। अब आता है दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसमें क्या रहता है? क्यू कांस्टेंट रहता है। क्यू क्या है? हीट, अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट रहता है। मतलब हीट ना तो बाहर जाएगा ना ही बाहर से अंदर आएगा। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो फास्ट प्रोसेस। किस टाइप का प्रोसेस होगा? फास्ट प्रोसेस। कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसके जो वाल्व होते हैं, मान लो यहाँ पर कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो इसकी जो वाल्व होगी वो क्या कैसे होगी? एडियाबैटिक वाल्व। मतलब जितना हीट है अंदर उतना ही जाएगा। जैसे आपके पास एक थर्मस फ्लास्क है, उसमें अगर आप गर्म चाय रख देंगे तो क्या होगा? वो गर्म ही रहेगा। अगर उसी के जगह पर आप ठंडा पानी रख दें तो क्या होगा? ठंडा ही रहेगा। ठंडा चीज ठंडा रहेगा, गर्म चीज गर्म रहेगा। क्योंकि वो क्या करता है? बाहर के जो सराउंडिंग है उसके और उसके बीच में एयर ट्रैप रहता है। मतलब एयर रहता है बीच में, एक डबल वॉल रहता है। तो और एयर क्या होता है? बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाता है और अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाता है। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप का प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और किस टाइप का प्रोसेस है ये? फास्ट, तेजी से होता है। तेजी से होता है कोई भी प्रोसेस जब तेजी से हो। जैसे किसी मान लो टायर बस्ट होता है अचानक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फास्ट चेंज है। जब भी फास्ट चेंज होगा, जहां पर भी बस्ट होता है अचानक, अगर उसको जाके आप छुओगे तो आपको ठंडा अनुभव होगा। रीजन क्या है? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रोसेस होता है वो समतापी प्रक्रम। समताप मतलब दाब, आइसोबैरिक। क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस? इसमें क्या ये प्रेशर कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के बाद आता है आइसोकोरिक, है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो समायतनिक जो प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है, इसमें क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ही फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जिसमें
टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बाकी वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, गैस उसमें ज्यादा भरो या कम, उतने जगह में ही रहेगा। जब आप उसमें गैस जिस दिन आप खरीद के लाते हो उस समय क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही पास रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल पास होने के कारण क्या होता है, कंप्रेस रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है उसमें, क्या होता है, प्रेशर ज्यादा रहता है नहीं। और जैसे जैसे आपके घर में वो जो गैस से बाहर निकाल देंगे तो उसका यूज करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, उसकी गैस की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन वॉल्यूम उतना ही होगा। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक प्रोसेस और समआइटोनिक प्रक्रम। ठीक, नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। क्या होता है चक्रीय प्रक्रम? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरियस स्टेज से पास होता है और फाइनली उसी जगह पर। रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? साइक्लिक पार्ट सेम करो नहीं करते, रिवर्सिबल सेम। हाँ, देखिए अब बोलोगे तुम्हारा जो पहला डेफिनेशन था कि जहां से स्टार्ट हो वहीं पर वापस आए, तो ऐसे भी यहां जाके ऐसे वापस आ सकता है। और दूसरा क्या है, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, जैसे भी हो और लास्ट में। तो इस टाइप के जो प्रोसेस हुआ वो क्या हो जाएगा, साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से फिर एंड। रिवर्सिबल में क्या है, सेम पाथ को फॉलो करेगा। जब सेम पाथ को फॉलो करता है तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल। और जो सेम पाथ को एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो इरिवर्सिबल। जैसे मान लो आप एक स्प्रिंग को खींचे और खींच के उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। तो एक किस टाइप का प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर। ठीक है, अगर आप पेपर को जला दिए, क्या बन गया, राख बन गया, तो क्या उस राख से आप पेपर बना सकते हैं? तो उसको क्या बनेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में जैसे अभी बरसात का सीजन है, पानी गिर रहा है, ये पानी कहाँ जा रही है, नदी नाले से होकर समुद्र तक जा रही है। समुद्र में क्या हो रहा है, फिर वहां पर वेपर बन रहा है, वेपर बन के फिर वाटर बन रहा है, वाटर फिर से ही छत्तीसगढ़ तक आ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या है, जहां से स्टार्ट हो वहीं पर एंड हो रहा है। मतलब वो अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, ओशियन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओशियन में फिर से पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल में कंप्लीट करता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड, फिर से दूसरा साइकिल कंप्लीट। तो ये साइक्लिक प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस है, क्या क्या, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और साइक्लिक। ये मेन प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आते हैं जो इस चैप्टर का जो लॉज है। तो फर्स्ट जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट होता है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कौन सा नियम, शून्यवाद नियम। तो इसमें क्या होता है, एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? ऊष्मीय संतुलन। क्या होता है ऊष्मीय संतुलन? हाँ, तो क्या होता है, जैसे हम कोई गर्म चीज रख देते, गर्म चाय रख दी, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, और फ्रिज से आप एक बोतल पानी निकाले और उसको बाहर में रख देते हैं तो क्या होता है, गर्म। वास्तव में कारण क्या है, इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर के इक्वल हो, यानी गर्म चाय तब तक ठंडा होगा जब तक कि उसका टेम्परेचर बराबर ना हो किसके, सराउंडिंग।
और ठंडा चीज गर्म तब तक गर्म होगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल ना हो। इसको बोलते हैं थर्मल हीट और इसी से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज आप मान लो, ए को जितना अंक मिलता है, जितना नंबर मिलता है, बी को भी उतना ही नंबर मिलता है। इतना मिलता नहीं मान, ए को जितना मिलता है बी को उतना मिलता है। ठीक, ए को जितना मिला बी को उतना मिला। अब हम दूसरे रूम में चले, बी को जितना मिला सी को उतना मिला, बी को जितना मिला सी को उतना मिला। तो ए को ज्यादा मिला कि सी को ज्यादा मिला? बराबर मिला। A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। ये हम करते हैं मैथ्स के रूल से। A तो इसी A is equal to B और B is equal to C। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, मतलब A C के इक्वल है। और इसी लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मान लीजिए यहाँ पर एक तीन ऑब्जेक्ट को लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अभी भी हम लोग तीन प्रोसेस पढ़े। क्या दो प्रोसेस में पढ़े, क्या आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट जो है नहीं जाने देता है। उसका वाल्व किस प्रकार का होता है? एडियाबैटिक वाल्व, इंसुलेटर होता है। तो अब देखिए, हमने एक इसके ये अगर ये कौन सा वाल है, कौन सा वाल है? कंडक्टिंग वाल। तो अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का कम है, किधर जाएगा हीट? बी, ए से बी की ओर। अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो बी से ए की ओर आएगा। अगर इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो हीट किधर आएगी? इसका कम है, इसका ज्यादा है, हीट किधर जाएगी? वो तो डिपेंड करेगा इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और कब तक फ्लो होगा? जब तक ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर के इक्वल। अब आते हैं, यहां मान लो सी है, यहां सी है, तो सी और बी का टेम्परेचर कब तक फ्लो होगा? हीट जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर होगा, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर इक्वल होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के इक्वल होगा। हालांकि देखो हीट इधर से नहीं जा पा रही है, यहां से हीट नहीं जा पा रही, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, ए का टेम्परेचर बी के इक्वल और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है। तो ए और सी इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगी, इन दो इक्वेशन से, देन ए इज इक्वल टू सी। तो अगर कोई एक पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो, तो वो दोनों आपस में ऊष्मीय संतुलन में है। If anybody is in thermal equilibrium with two bodies separately, मतलब इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, then ये दो जो बॉडी होगी ये क्या होगी, ये भी thermal equilibrium। ये क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई डाउट इसमें? ए का टेम्परेचर बी के इक्वल, बी का टेम्परेचर सी के इक्वल, तो ए का टेम्परेचर सी के इक्वल होगा। और यही क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और इसी से जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। क्या नाम है? नाम क्वेश्चन। अगर जाते हो, हाँ, मान लो तुम्हें सब्जी वब्जी खरीद लेते, सब्जी मार्केट में गए तुम, गए ना, चलो एक दिन तुमने 100 रुपया दिए, ठीक है, क्या किए, घर से 100 रुपये और आपने सब्जी खरीदी, कितने का खरीदी? ऐसे खरीदो,
चलो, आपने 90 रुपये का खरीदा, ठीक है, आप खरीद सकते हो, तो आप 90 रुपये खरीदे और 10 रुपये आपके पास बच गया, ठीक है। बट दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके घर से 100 रुपया दिए, लेकिन आप खरीदते गए, खरीदते खरीदते आपको 110 रुपया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हो, कुछ अपने जेब में पुराना जो बचा था वहां से -10 रुपया हो, यहाँ का प्लस बच गया और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम यही कहता है कि a system is capable of doing work when heat supplied to the system is equal to work done by the system and change in internal energy, change in internal energy। यदि कोई निकाय कार्य करने में सक्षम हो तो उसको दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किया गया कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर है। यानी कोई भी सिस्टम अगर कार्य करने में सक्षम है, जैसे तुम कार्य करने में सक्षम थे, है ना, इसलिए तुमको क्या मिला, 100 रुपये मिला। अब तुम कार्य कर सकते इसलिए तुमको पैसा मिला, कितना मिला, 100 रुपये। तुमने कितना काम किया, 800 और प्लस मतलब ये 100 रुपया आपको मिला, आप यहाँ पर 90 रुपये का खरीदे और 10 रुपया आपका बच गया। दूसरा केस में 100 रुपये आपको मिला, आपने 110 का खरीदा तो -10 रुपये आपके मतलब आपके जेब से। जब आपके जेब में बच जाता है तो आपके इंक्रीज हो जाता है। सिंपल चीज, आप 10 रुपये बचा लेते तो आपकी पॉकेट भरी होगी, आप 10 रुपये अपने से दे देते हो तो क्या होगा, आप पॉकेट से आपका लॉस होगा। तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमसे बच जाता है तो क्या होगा, इंक्रीज, और हमसे खुद से खर्च हो जाता है और तो डिक्रीज। समझ में आ गया। दूसरा, हीट गिवन टू द सिस्टम, यहाँ पर ये समझ में आ गया, सिंपल डेफिनेशन है। जितना ऊष्मा दिए, हीट दिए, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या, वर्क डन और देखिए जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मा जो होता है, हीट जो होता है, इसका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा ऊष्मा का रूप है, ठीक है। वर्क जो है हीट वर्क, हीट में हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, लॉ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। मतलब इधर अगर 100 है इन दोनों का प्लस भी 100 ही होगा। 100 हो रहा है यहाँ पर, 10 110 -10 कितना हुआ, 100। 90 + 10, तो हर परिस्थिति में क्या हो जाएगा, 100। तो दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ, किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ पूछ देता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं, क्या कि Q कब प्लस होगा, Q कब माइनस होगा, U कब प्लस होगा, ये किस टाइप का फंक्शन है, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर पूछता है, ठीक है। तो डेल Q जो है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन। क्या फंक्शन है, पाथ फंक्शन, पथ फलन पूछ देता है। डेल Q किस टाइप का फंक्शन है, पाथ फंक्शन। डेल W ये भी पाथ फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है, पाथ फंक्शन। और डेल U जो होता है ये बिंदु फलन होता है, यानी पॉइंट बिंदु फलन। तो किस टाइप का फलन है, ये एक पाथ फंक्शन है, दोनों पाथ फंक्शन है, एक जो है वो पॉइंट। अब बात आती है कि यहाँ पर
डेल क्यू कब पॉजिटिव होगा, डेल क्यू कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। जब आप हीट गिवन है, दिया जाए, दी गई उष्मा किसी सिस्टम को देते हैं, किसी को हम दी, उसके लिए क्या हो गया प्लस। भाई किसी चीज को अब गर्म पानी है, उसको अगर हीट दोगे, उसको मिला, उसके में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज उसके लिए, उस सिस्टम के लिए इंक्रीज हुआ। तो जब भी हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को, तो क्या हो जाएगा प्लस। और हीट को अगर निकाल ले, ली जाए, उसे निकाल ली जाए, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर उससे हम हीट निकाल ले तो क्यू क्या होगी माइनस। तो प्लस कब होगी, माइनस कब होगी। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करना है, क्यू कब प्लस लेना है, जब हीट को दोगे, और हीट जब निकाल लोगे तो क्या हो जाएगी माइनस। दूसरी बात डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है पी डेल वी, पी डेल वी। तो पी डेल वी को पी डीवी भी लिखते हैं कहीं पर, या पी V2 माइनस। तो यहां से देख लो, V2 जो होता है फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है। अगर V2 ज्यादा हो और V1 कम, तो डेल डब्ल्यू क्या आएगा, माने इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए कि कंप्रेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो डेल डब्ल्यू प्लस कब होगी, एक्सपेंशन, प्रसार। यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है, किसी का वॉल्यूम बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पर पहले वॉल्यूम एक सिलेंडर है और यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, और बाद में उसका वॉल्यूम V2 हो गया, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये मान लो 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 करोगे तो कितना है 5 आएगा ना। तो 5 क्या हो गया प्लस है, तो जब प्लस आएगा तो डेल डब्ल्यू भी प्लस आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, इस केस में क्या पॉजिटिव, दूसरी बात अगर हम इसको कंप्रेस करें, और कंप्रेस करने से देखिए ये सिलेंडर है और इसको क्या किया कंप्रेस करो, तो वॉल्यूम ये V1 है, इनिशियल वॉल्यूम है, और ये फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, V2 माइनस V1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। देखो याद करोगे तो ना कंफ्यूज हो जाओ, आप करके देखिए। एक वॉल्यूम बना है, इसमें कंप्रेस किए, और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। कोई भी चेंज जनरली हम चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। कि पहले जैसे आप यहाँ क्लास में आए, पहले आप ज्यादा जानते थे, यहाँ आने के बाद अगर कम हो जाता है, कुछ भी नहीं जानते, जितना जानते सब भूल गए, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप जितना जानते थे उससे थोड़ा सा भी ज्यादा आपको परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा मिला, और जितना मिला और उसके पहले आप जैसे इस चैप्टर को पढ़ रहे, पहले आपको कितना आता था और क्लास के बाद आपको कितना, तो क्या हो जाएगा वो चेंज। तो जो चेंज पॉजिटिव, अगर यहाँ पर भी चेंज क्या हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी, फाइनल यहाँ पर कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो नेगेटिव। तो कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगी नेगेटिव, कंप्रेशन में कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पर संपीड़न में वर्क क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब आते हैं डेल टी, डेल यू। डेल यू में क्या हो जाएगा, ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। क्या, जब माइनस कब होगा और प्लस कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ता है, जब अगर किसी का ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो डेल यू क्या होगी, और नेगेटिव कब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज। तो टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे
तो क्या होगी, डेल यू नेगेटिव। इस प्रकार जो है डेल यू कब पॉजिटिव होगी, डेल यू कब माइनस होगी। अब कुछ ग्राफ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, और आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में ग्राफ का जो नेचर होता है, तो ग्राफ का नेचर, उसका अलग अलग वर्क डन, ये सब सीखा। तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है V और P और V के बीच में ग्राफ किस प्रकार होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो बना के बताओ मुझे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बनाओ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए बनाओ, सब एक्सपेंशन के लिए चलते हैं। फिर आइसोबैरिक एक्सपेंशन के लिए बनाओ, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, इनके लिए ग्राफ बनाओ, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, फिर बना लो, और तीनों ही बना लो। बना। तो पहला जो एक्सपेंशन है क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, समतापी प्रसार में क्या हो जाएगा, समतापी प्रसार, तो इसमें क्या होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगी, डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगी। आइसोथर्मल, और किस पर बेस्ड है, बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस किस पर बेस्ड है, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहला चीज PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ पर बेस्ड है। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों हो सकता है। तो यहां पर जो ग्राफ होगी इस टाइप का ग्राफ, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इधर राइट में ही लेना है ग्राफ इधर से किधर चलेगा, लेफ्ट टू राइट, याद रखना ग्राफ इधर से किधर चलेगा, लेफ्ट टू राइट। कंप्रेशन में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, दो चीजें। लेफ्ट टू राइट कब चलता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है मतलब एक्सपेंशन, ठीक। एडियाबैटिक में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ऐसा हो, ठीक है। यहां पर जो होता है फार्मूला P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या होता है, P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इसमें क्या होता है, W इज इक्वल टू जो वर्क होता है, इसमें वर्क कितना होता है, RT log ऑफ P V2 अपॉन V1, या log, या म्यू मोल है तो म्यू RT log ऑफ P1 अपॉन। न्यूमेरिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो log E को log 10 के बेस में चेंज कर सकते हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है ना, आइसोथर्मल के लिए, इसके लिए वर्क है। और यहां पर ये आइसो कर देना, आइसो, और यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.3026 log ऑफ E V2 अपॉन V1, log E इसमें कन्वर्ट हो जाएगा log 10। इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क W आइसोथर्मल, ठीक है। अब यहां पर इसका स्लोप क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन दिस। तो ये दोनों का यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ है,
तो यहां पर मान लो एंगल थीटा बनता है, तो स्लोप क्या हो जाता है इसका? स्लोप क्या होगी? ढाल tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाई, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम, एक्सपेंशन। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? ये जो ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप है थोड़ा ज्यादा होता है, इसका स्लोप ज्यादा। तो इस पे जो स्लोप आएगा, देखो इसका स्लोप ज्यादा लगा है कि उसका स्लोप ज्यादा लगा है? इसका स्लोप। तो ये जो वैल्यू होता है, ये थीटा है, ये tan थीटा, इसका जो स्लोप होता है कौन सा प्रोसेस में? एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में क्या होगी? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस गामा ई बाई, क्या हो जाएगा? माइनस गामा। और माइनस गामा का वैल्यू क्या होता है? गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cp अपॉन। अब आते हैं आइसोबेरिक। इसमें वर्क कितना होगी? इसके वर्क कितना होना चाहिए? म्यू आर गामा माइनस 1 T1 माइनस W एडियाबेटिक कर लो। एडियाबेटिक में गामा आर म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस, इतना वर्क होता है। कौन सा प्रोसेस में? एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना है? एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क 1। अब यदि हम आइसोबेरिक प्रोसेस में, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? अगर हम प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर चेंज, वॉल्यूम भले कितना भी चेंज हो, तो ग्राफ कैसे रहेगा? स्ट्रेट। क्योंकि भले वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर उतना ही है। तो ये क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। एक एक्सपेंशन की जगह पर हम कंप्रेशन ले लेंगे। कंप्रेशन लेंगे तो क्या करना है? ग्राफ P और V के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफ किधर से किधर आएगा? राइट टू लेफ्ट। कंप्रेशन में क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, तो मतलब वॉल्यूम को धीरे धीरे हम कम करेंगे। तो इसका जो एरो मार्क होगी इस साइड, इसमें एरो मार्क किधर था? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इधर से एरो मार्क अगर इधर दे दोगे तो क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायरेक्शन। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जो है कहीं पर भी तो समझ लो वो एक्सपेंशन है, और राइट टू लेफ्ट में है तो कंप्रेशन। यहां पर जो वर्क डन होता है वास्तव में, इसके यहां पर अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, जितना एरिया होगा इस वॉल्यूम एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ जितना एरिया होगा उस एरिया को क्या बोलेंगे? वर्क डन। ठीक है, मतलब यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितना एरिया होगा ये एरिया क्या हो जाएगा? वर्क डन। ठीक है, तो ये बताओ, अगर हम इसमें देखिए और इसमें देखिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क इसमें ज्यादा होगा। आइसोथर्मल। यदि हम एक ही जगह पर ग्राफ खींचे, मान लो एक साथ ग्राफ खींचे और उसको देखना चाहे, एक ग्राफ बना और ये बताओ मुझे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला केस है। कौन सा केस है?
एक्सपेंशन केस है। आइसोथर्मल वर्क ज्यादा होगा कि एडियाबैटिक वर्क ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन ये है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, एक कंप्रेशन है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन में वर्क किसमें ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा कि वर्क एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। ऐसा साइन लगेगा, ऐसा साइन लगेगा, ये लगा के मुझे बताओ। आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा होगा कि एडियाबैटिक में वर्क ज्यादा होगा। कौन कौन सा कंडीशन है, इसके दो कंडीशन है, एक में कंप्रेशन हो रहा है, एक में एक्सपेंशन हो रहा है। ये हो रहा है प्रसार हो रहा है और इसमें कंप्रेशन हो रहा है। एक में कंप्रेशन हो रहा है, एक में एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में किसमें वर्क ज्यादा होगा, एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा होगा कि कंप्रेशन में वर्क ज्यादा होगा। आइसोथर्मल, यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा होगा कि आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा होगा। इसमें ग्राफ बनाया, देखो क्या है, मान लो हम यहां से स्टार्ट करते थे, एक पॉइंट से स्टार्ट करते, तो ए पॉइंट से जब हम स्टार्ट करेंगे, ये मान लो ग्राफ है किसका, आइसोथर्मल, किसका है, आइसोथर्मल ग्राफ। क्या मान लो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, वर्क किसके द्वारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के द्वारा। ठीक, ये ग्राफ 1 है। अब दूसरा ग्राफ देखो, ये क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप उतना ही जगह पे स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, एडियाबैटिक। तो ये किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ग्राफ। अब बताओ, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किए, ये पहला वाला ऊपर वाला ग्राफ के लिए एरिया ज्यादा है कि नीचे वाला ग्राफ के लिए एरिया ज्यादा है, ऊपर वाला का ग्राफ का एरिया ज्यादा है, यानी आइसोथर्मल वर्क यहाँ पर ज्यादा होगी और एडियाबैटिक वर्क कम। कब, जब उसमें एक्सपेंशन, सिस्टम में एक्सपेंशन। अब यदि सिस्टम में क्या हो, कंप्रेशन, यहां पर कंप्रेशन में क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। यानी ये मान लो आया, एक ग्राफ ए है और एक ग्राफ बी है। कौन सा ग्राफ क्या है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, आइसोथर्मल। याद रखना है इसका स्लोप कम होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करता है ज्यादा, और ये क्या है, सीधा रहने की कोशिश करता है, वर्टिकली ज्यादा है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक, और यहाँ पर नीचे वाला आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक। अब बताइए इसमें कौन सा एरिया ज्यादा होगा, एडियाबैटिक के लिए एरिया ज्यादा होगा कि आइसोथर्मल के लिए ज्यादा होगा। तो ये समतापी के लिए यहाँ पर समतापी नीचे आ गया और ये रुद्धोष वक्र जो है ऊपर हो गया, तो इसमें क्या होगी, कौन सा वर्क ज्यादा होगी, एडियाबैटिक वर्क ज्यादा। ठीक है, तो आप भूल जाते हो तो ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना के आप कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसमें वर्क डन हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, है ना, एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, और इसी के बाद आता है ये कार्नो इंजन। और कार्नो इंजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्नो इंजन से सबसे पहले यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या क्या पार्ट होता है? सोर्स, सिंक और सोर्स, सिंक और क्या होता है? सराउंडिंग। और क्या होता है बताते जाओ, क्या होता है? कार्नो इंजन के 3 पार्ट क्या होता है? सोर्स होता है, सिंक होता है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, कार्यकारी पदार्थ, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स क्या होता है? जहां से हम हीट लेते हैं, उसका थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, ठीक। और इसका टेम्परेचर ज्यादा करता है, मतलब एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम द सोर्स एट कांस्टेंट। जैसे आप मान लो विशाखापट्टनम गए, हाँ, विशाखापट्टनम से मान लो एक जग पानी निकाल के लिए आए, क्या उसका लेवल नीचे चला जाएगा? जाएगा क्या? कितना भी यहाँ से पूरा ट्रक लगा दे, छत्तीसगढ़ का जितना ट्रक है, जैसे पेट्रोल लाते हैं वैसे ही अगर लाते भी जाएंगे, तो क्या विशाखापट्टनम में जो समुद्र है उसके वाटर लेवल नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब उसका कैपेसिटी इनफाइनाइट मानेगी। सेम वे एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम द सोर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सोर्स से हम कितना भी ऊष्मा ले ले, कितना भी हीट ले ले, तो उसका टेम्परेचर T1 ही बना है, ठीक है। ठीक, अब जगदलपुर के दलपत सागर में जितना पानी है सभी ट्रक में भर के लेके, अगर मान लो यहाँ बॉम्बे अरब सागर में मान लो लेके डालते, अरब सागर में डालोगे, क्या उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका भी कैपेसिटी हमने क्या माना? इनफाइनाइट माना। तो वैसे ही इसका टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर कम है, लेकिन कितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंक। इससे हीट लेते हैं, कितना लेते हैं? Q1, इसको हीट कितना देते हैं? Q2, और तो वर्क कितना किए? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, मान लो यहां से आप 10 ले लिए और आगे वाले को मतलब बेकार में कहा चला, कितना चला गया? 2 चला गया। काम कितने का है? 8। मतलब आप अगर 1 लीटर पेट्रोल किसी गाड़ी में डालते हैं, ठीक है, तो गाड़ी वर्क करता है, कितने वर्क करता है? इंजन रन करने के लिए वर्क करता है, तो जो बचा वाला पार्ट है वो इंजन गर्म भी होता है, तो हीट के फॉर्म में क्या होता है? लॉस हो जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? सराउंडिंग में जाता है ना। आप अगर गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी का इंजन क्या होता है? गर्म हो जाता है, उसमें जो हीट, एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण, जो भी वर्क के कारण, वो कहाँ चला जाता है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है? सिंक है। यहाँ सराउंडिंग क्या है? सिंक है। तो सिंक में चला गया, कितना हीट चला गया? Q2, यानी वर्क कितने किया? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। जितना कम इसको देगा उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है। Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2, एक फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला है एफिशिएंसी ऑफ इंजन, है ना, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, ली गई ऊष्मा, कितना वर्क किया और कितना हीट लिया। तीसरा फार्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू क्या है? Q1 माइनस Q2, कितना ऊष्मा लिया और कितना सिंक को दिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईटा इज इक्वल टू W का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको सेपरेट करोगे तो Q1 अपॉन Q1
1 हो जाएगा अपॉन Q1 बाई Q2 बाई Q1, मतलब नया फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यानी यहाँ पर जो फार्मूला हुआ थीटा का एक फार्मूला, ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये क्या है उसको जब सेपरेट किए तो ये आ गया, और Q2 अपॉन Q1 का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ Q1 बाई Q2 का वैल्यू T1 अपॉन T2, तो यहाँ पर क्या हो गया T2 अपॉन T1, यानी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये एक नया फार्मूला। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतना हीट ये, इतना हीट सिंक होगी तो इसकी एफिशिएंसी कितना है। इसी से रिलेटेड जो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए मशीन इट्स एफिशिएंसी इज 100%, मतलब ऐसा कोई भी मशीन बनाना असंभव है जिसकी क्षमता क्या हो 100%, 100%, यानी जितना हीट हम लिए सोर्स से उस पूरे हीट को अगर वर्क में चेंज करो, पूरे हीट को किसमें चेंज करोगे, वर्क में चेंज करोगे, तभी क्या होगा उसका एफिशिएंसी 100%, जो कि प्रैक्टिकली संभव है, कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग को देना ही पड़ेगा, ठीक है, और यही क्या सेकंड लॉ। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, कुछ प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, क्या होता है रेफ्रिजरेटर में कि जिसका टेम्परेचर कम है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2, कंडीशन क्या था, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब T1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ये सोर्स लोग है फाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, मतलब इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, कितना भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर हाई रहेगा। अब रेफ्रिजरेटर में क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। उल्टा क्या है, सिंक से हीट लेते उल्टा, और हीट किसको देते हैं, सराउंडिंग को, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है ऑलरेडी उसी को दे रहे हैं। एक फ्रिज के अंदर आप कोई सामान मार्केट से लिए और उसको लिए, मार्केट से जब उसको लिए, मान लीजिए सब्जी ली, उसका टेम्परेचर कितना होगा, जितना सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा ही, मान लो आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 35 है, तो 35 उसका भी टेम्परेचर है, उसको लेके आप फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस टेम्परेचर को वहां से निकालता है, एक्स्ट्रा निकालता है, और उसका टेम्परेचर 5 डिग्री या 7 डिग्री जो भी आपके रेगुलेटर ने आपने उसे ये करके रखा है ना, सेट करके रखा है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तब क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, आप देखे होंगे फ्रीजर सेक्शन होता है, उसमें हम एडजस्ट करते हैं, उसमें स्टेबलाइजर भी लगा रहता है। स्टेबलाइजर आप एक चैप्टर में पढ़ोगे, कौन सा, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन मतलब कभी वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप होता है, और जब वोल्टेज को कम करता है, स्टेप डाउन। वहां पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस पर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अनन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल पर पड़ता है, पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर कम रहता है ना, तो उस सिंक से ही उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में एक प्रश्न पूछता है उसका कि रेफ्रिजरेटर का डोर को अगर खोल दे, ये रूम है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का डोर को हम खोल दें तो रूम का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फ्रीज है, फ्रीज में कोई सामान हम रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, इतना तो पता है, ठीक है। अब उस फ्रीज को हम रूम में रखें और उसका डोर को मान लीजिए उसमें मैग्नेटिक ये लगा नहीं है, मैग्नेटिक जनरली हम ना जब भी खोलते अचानक छोड़ भी देते तो बंद हो जाएगा, अपने आप होता है ना, फ्रीज का डोर आप खोल के भी छोड़ दोगे तो वो खुला नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, खींचा
खींच लेते हैं। लेकिन अगर मान लो उसको खोल ही दी जबरदस्ती और खोल के रख दी ओपन करके दे, तो रूम टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज वाले कितने लोग हैं और डिक्रीज वाले कितने लोग? क्या होगा? किसी में नहीं होगा, किसी ना किसी में तो रहना पड़ेगा। अगर ये लोग इंक्रीज में है तो मैं ऑटोमेटिकली मान लो इधर वाले डिक्रीज है। यहाँ पर रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना। रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो चीज हम ठंडा करने के लिए इसका यूज करते हैं लेकिन उसको हम खोल देंगे, उसके वर्क के विपरीत हम छोड़ देना ना, वर्क के अपोजिट उसका वर्क कब करता है? जब वो बंद रहता है तभी वर्क करता है। हमने क्या कर दिया? खोल दिया। तो इतने जगह को कहां से ठंडा कर पाएगा? ऊर्जा रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रश्न आपके लिए। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। मान लीजिए वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर तो किस टाइप में चेंज होता है? पानी है और पानी जो है वाष्प में बदल जाता है, तो किस टाइप का चेंज है? किस टाइप का चेंज है? इसमें स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, है ना? ये सारे तो वाटर वेपर में स्पेसिफिक हीट ज्यादा। चलिए, वाटर किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। जब वो चेंज होता है तो इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? और दूसरा, जब वाटर है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तब आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो? आप इसमें बताइए, वॉल्यूम के बारे में बताइए, है ना? उसके बाद हीट के बारे में बताइए, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताइए। इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं? प्रेशर और वाटर वेपर में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वाटर वेपर में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्पेसिफिक हीट में क्या इफेक्ट आता है? स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? चलिए करके बताइए मुझे। वाटर में जब ये आइस में चेंज होता है तब इसमें स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? चलिए करके बताइए बराबर। है ना? वाटर वेपर में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट इंक्रीज हो जाएगी। आइस में वॉल्यूम कम हो जाएगा, आइस में वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये बताओ, पीस ऑफ आइस वाटर सरफेस से फ्लोट होता है कि सिंक होता है? तो उसका मॉलिक्यूल पास आएगा कि दूर जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कोई भी ठंडा जो है कोल्ड ड्रिंक है उसका पूरा भरा वाला पार्ट नहीं रहता, थोड़ा सा खाली रखते हैं फ्रीजर में डालने के लिए। क्यों? ठंडा हो जाएगा, ठंडा फ्रीजर में डालेंगे तो क्या आइस एक्सपायर्ड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। तो किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम मिनिमम होता है? वॉल्यूम मिनिमम
रूम टेम्परेचर। हाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। ठीक है, उस समय मॉलिक्यूल क्या होता है, पास पास आता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी का जो डेंसिटी है मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। ठीक है, अब आ रहे थे हम वाटर से क्या बना, वाटर वेपर। तो यहाँ पर वॉल्यूम सबसे पहले एक्सपेंड हो गया, गैसियस फॉर्म में है तो एक्सपेंड हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर पर क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट। इसमें लेटेंट जब ये अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन P और T दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि नहीं भाई। इसीलिए यहाँ पर Q का फार्मूला क्या लगाते हैं, ml। Q का फार्मूला ml, मास इनटू लेटेंट हीट। कितना होता है लेटेंट हीट, 536 केल्विन पर। ठीक है, इसका लेटेंट हीट। तो इसी से जो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, डेल Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, डेल W प्लस डेल U, ये फार्मूला है। तो डेल Q मतलब ml इज इक्वल टू डेल U बोलने से क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगी, E V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल। ये इसका फार्मूला है, किसका, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अब मैं बात किया था टेम्परेचर, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, T कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो स्टेट चेंज होता है। इसलिए आप जब भी ग्राफ, एक चैप्टर और पढ़ा होगा जिसमें यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ होता है, पढ़े हो ना, ये स्टेट चेंज वाला है, लेटेंट हीट वाला। टेम्परेचर इसमें क्या नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट बना है। यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर हम ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, एकदम ठंडा वाला आइस यहाँ तक पहुंच गया। आइस से क्या बना, वाटर बना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ये स्पेसिफिक हीट का कर्व है और ये लेटेंट हीट का कर्व, ये फ्लैट वाला लेटेंट हीट और ये स्पेसिफिक हीट का कर्व है। आप पढ़ोगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, डेल Q इज इक्वल टू MS डेल T, MS डेल T। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल Q अपॉन M डेल T। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल T का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, डेल Q अपॉन M 0, तो कितना हो जाएगा, इस आइसोथर्मल चेंज में जो वर्क हो जाएगी और स्पेसिफिक हीट होगी, क्लियर, चाहे इस प्रोसेस हो चाहे ये प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब यहाँ आइसोथर्मल इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, वाटर टू आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर टू, तो डेल Q का फार्मूला क्या है, डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। अब बताओ डेल Q कितना आ जाएंगे, डेल Q कितना आएगी, डेल Q का वैल्यू
ये वाला वाटर से आइस में वो कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर टू आइस में कन्वर्ट हो रहा है -ml। अभी भी तो बताया था, अगर हम हीट देते हैं, किसी को हीट देते हैं तो क्या हो जाता है वो प्लस, और हीट निकाल लेते हैं माइनस। अब बताओ किसी पानी को अगर आइस बनाना है तो उस पानी से हीट निकाल लोगे कि हीट दोगे? अगर हम उसको हीट देते हैं तो क्या होगा? वो वेपर बनना स्टार्ट होने उस स्टेज में जाएगा, वेपर बनने के स्टेज में जाएगा। लेकिन अगर हम उससे हीट निकाल लेते हैं, किसी वाटर से हीट को निकाल लेते हैं तो क्या होगा? तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते जाएगा पहले, फिर भले बाद में दूर जाएगा, लेकिन वो स्टेट किस में चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये डेल क्यू का जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? -ml क्यों? हीट निकाल लेते हैं। और डेल डब्ल्यू यहाँ पर हीट, और V2 माइनस V1 प्लस डेल, तो ये इसका फार्मूला। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर आप -ml इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वर्क जो है, यहाँ पर हीट जो है हम जो कि दे रहे हैं, इसलिए ये ml हो जाएगा। और L का वैल्यू यहाँ पर कितना? 536 कैलोरी पर ग्राम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80। याद रखना, जब वाटर टू आइस और आइस टू वाटर, ये कितना होता है? L का वैल्यू, यहाँ पर L का वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है? L आइस, इसका वैल्यू होता है कितना? 80 कैलोरी पर, ठीक है। कैलोरी पर ग्राम को फिर आप जूल पर केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और कैलोरी को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मल्टीप्लाई करना है? 4.18 या 4.2। अगर नहीं दिया है तो 4.18 कर लो, अगर दिया है 4.2 तो 4.2 करना, नहीं तो फिर जैसे हम इजी कैलकुलेशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं? 9.8, नहीं दिया तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं पर इजी कैलकुलेशन के लिए कर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको देखना है क्या दिया, अगर नहीं दिया तो 4.18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो कल जो है हम पूरे जितने फार्मूला है, इस फार्मूला पर बेस पर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, पढ़ के आना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पूछते साथ आपसे आंसर मिल जाए। एक फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। हीट कब पॉजिटिव लेते हैं? जब हीट देते हैं। माइनस कब लेते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेल यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डेल यू पॉजिटिव होगा, और निकाल लेने से हीट अगर निकालते हैं तो नेगेटिव हुआ, साथ में टेम्परेचर भी अगर डिक्रीज होता है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगी? टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, कौन सा एनर्जी? इंटरनल। और यहाँ पर एक फार्मूला और आता है डेल क्यू। दो टाइप्स के यहाँ पे चेंज हो सकता है, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल। तो डेल क्यू का एक फार्मूला आता है म्यू सीपी डेल टी, है ना, एक फार्मूला होता है। और एक डेल क्यू इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल टी, एक फार्मूला ये होता है, सीपी डेल टी और सीवी डेल टी। सीपी जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट टेम्परेचर। डाउट इसमें? कल जो है पूरा फार्मूला याद करके आना। फार्मूला जनरली एक फार्मूला क्या है? ईटा वाला जो फार्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस P2 अपॉन T2। इससे एक क्वेश्चन पूछे। दूसरी चीज इसमें न्यूमेरिकल करते समय
जो टेम्परेचर है वो अगर सेंटीग्रेड में दिया है, ये मेन पार्ट है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 273.15 एक्सेक्ट 273.15 है ना, लेकिन हम लोग 273 लेकर तो 273 ऐड करके आप उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, केल्विन में, फिर सॉल्व करोगे। फिर अगर आंसर अगर इसमें दिया सेंटीग्रेड में तो फिर से 273 माइनस करना क्या है, सॉल्व करते समय 273 में कन्वर्ट करना है, उसको 273 प्लस करके सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, करके जो भी आंसर आएगा उसको देखना है। अगर वो केल्विन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो माइनस। और एक जो इसमें पूछा जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक फार्मूला हम यूज करते हैं, और PV इज इक्वल टू N म्यू RT N RT का भी यूज करते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला जो है आप खाली याद रखो, हर चैप्टर में काम आएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन, ठीक है। देखो इससे सभी फार्मूला हो जाता है, कैसे, अगर बॉयल्स लॉ इसको याद रखोगे तो तुम्हें और कुछ भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, जितने भी लॉ वाला क्वेश्चन है ये सारे बन जाएंगे। कैसे, देखो हमारे पास मान लो फार्मूला है क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T। कौन सा प्रोसेस लेना चाहते हो, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, टेम्परेचर, मतलब T1 और T2 इक्वल है, तो ये हट गया, क्या हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या, चार्ल्स लॉ लेते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, माने P1 और P2 हटा दो तो क्या आ जाएगा, V1 बाय T2 और 1 रखो P1 V1 बाय T1 इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो भी हो जाएगा। तीसरा जो है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ में क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर तीन चीज होता है, एक क्या क्या, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दूसरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो और एक नया फार्मूला बन जाएगा और उसी बेस पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।